नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। हिमाचल में चुनावों का प्रचार और प्रसार तो जारी है, ऐसे भी यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान और किस तरह के कपड़े यहाँ पर पहनते हैं, ये स्टोरीज भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी मुलाकात करवाते हैं पहाड़ी फोक गायक हैं हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा मशहूर है ना सिर्फ युवाओं में बल्कि बुजुर्गों में भी, और इनके जो गाने हैं वो कई मिलियंस तक, ट्रिलियंस तक जाते हैं। शुरुआत इन्होंने कहा कि मैंने फोक म्यूजिक के साथ करी, हर बार नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, और खास बात यह है कि पहाड़ी वेशभूषा जो कि यहाँ का एक आकर्षण का केंद्र बनती है, उसे पहन के ही वो गाते हैं। वो कहते हैं अगर मैं ये कपड़े ना पहनूं तो शायद मैं गा ना पाऊं। मैं बात कर रही हूँ एसी भारद्वाज जी की। बहुत बहुत स्वागत है एसी जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल टुडे की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर मेरे पास पहुंचे और हिमाचल में स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आपके जो आपने अटायर पहना है बहुत ही खूबसूरत है। वैसे इन्होंने मुझे भी टोपी दी है, मैं आपको ये बता दूं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर चीज को आगे लाने के लिए एक आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारा अपना हिमाचल का परिवेश है और यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जो अटायर्स है, जो वेशभूषा है वो पहनी जाती है, लेकिन ये हिमाचल का अपना नहीं है। लेकिन ऐसा जैसा कुछ हिमाचल में पहना जाता है और अलग अलग जगह का अपना है। टोपी कुछ और तरह की रहती है, ग्रीन कलर, मैरून कलर आपने देखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना एक ड्रेस डिजाइन करूं जिसमें कि आज के जो युवा है वो भी थोड़े से प्रेरित हो पाए और आज की यूथ को जो कनेक्ट करें। आप देखोगे मेरे ड्रेस में नॉर्मल टी शर्ट और नॉर्मल शूज, नॉर्मल जीन्स की पैंट, लेकिन नॉर्मल श्रग है, लेकिन जो पट्टियां हैं ये हमारे फोक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ अलग करने का पहले से ही था कि भीड़ में अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाएं कि लोग आपको देखें, यार ये बीच में कौन है, अलग सा दिख रहा है। तो बस वही एक मोटिव था और आई थिंक आप सब लोग पसंद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अलग से कैसे दिखे और पहाड़ी में स्वागत कैसे करते हैं? किस तरह का स्वागत है? हमारा स्वागत, हम लोग बाहर जाए तो हमारा स्वागत कैसे करेंगे आप पहाड़ी में? पहाड़ी में तो डायरेक्टली जब आप हमारे पास आते हैं यहाँ तो सबसे पहले टोपी पहनाते हैं। हाँ। और वो दूसरे वाली टोपी नहीं, बेवकूफ बनाने वाली नहीं, ऐसी टोपी और जैसी मैम के सर पे लगी, पूजा मैम के सर पे। तो हमारी ओर से स्वागत का यही तरीका है। हाँ। वैसे मैं ग्रीन या मैरून पहना सकता था, लेकिन ये मॉडर्न फोक नोट की हमारी अपनी कैप है, इसलिए ये बस ये स्वागत का। मैंने आपको म्यूजिक के वे में बोला, म्यूजिकली या फिर आपकी पहाड़ी भाषा में कहें तो किस तरह से स्वागत करते हैं जब कोई मेहमान आते हैं? यहाँ बहुत सारे तरीके हैं स्वागत के लिए। एक्चुअली नॉर्मल ओकेजन में ऐसा कोई प्रॉपरली गाना नहीं है कि कोई मेहमान आए और आप गाना गुनगुना लो। हाँ, जब शादियां होती हैं या कोई ओकेजन होता है तब अलग अलग जो मेहमान आते हैं या आपके रिलेटिव्स आते हैं उनके लिए कुछ अलग अलग तरह के गाने रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपनी ओर से, मेरा एक गाना है, मैं वो गुनगुनाने चाह रहा हूँ। बिल्कुल। ये स्वागत का गीत नहीं है, लेकिन आप आए तो पहाड़ी में ये गाना गुनगुनाना बनता है। जी। हाय बेशागा लागा बोलो भावटा, हाय बेशागा लागा बोलो भावटा, राच काटे मोहेरू ना मुड़े रे, सुखो डाड़ी पिए रे, नांदी बोलो बड़े ना गुड़े रे, सुखो डाड़ी पिए रे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी बता। हाँ, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। मैंने पहले ही कहा था स्वागत गीत नहीं है, लेकिन इंस्टेंटली आपने कहा स्वागत गीत, तो नहीं तो शादियों के तौर पे स्वागत कर सकता था मैं। हाँ, लेकिन इस गाने का मतलब है कि जो दिल है ना वो बहुत ऐसे जोर से लगा है, बहुत इतने मतलब गहरा जो है, गहरी दिल लगी हो गई है किसी एक लड़की के साथ, और मतलब कि पूरी रात उसके इंतजार में आपने एक पेड़ के नीचे गुजार दिया कि कब आएगी कब आएगी। और वो बड़ाल्टी, हमारे जो भेड़ बकरियां चराने वाली जो लड़की रहती है गांव में, तो उसको कहा जाता है, तो मतलब कि उससे इतना प्यार करता है लड़का कि उसके हाँ के इंतजार में पूरी रात भर वो इंतजार करता रहा एक पेड़ के नीचे। इन दो लाइंस का बस इतना ही मीनिंग है, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एसी जी, अगर बात करें पहाड़ी फोक म्यूजिक की, कैसे जुड़े? क्योंकि जब आज के टाइम की अगर बात करें, सिंगर्स कनेक्ट करते हैं कि नए गाने गाने हैं, बॉलीवुड में जाना है, आपने किस तरह से सोचा कि पहाड़ी कल्चर दिखाना है और पहाड़ी ही लोगों के बीच में रहना है?
दरअसल मैं जिस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ वो ऑब्वियस सी बात है, वो यूथ है आज का। और मुझे लगता है कि आज का यूथ ना बहुत ज्यादा जो नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, खासतौर पर जो अपनी संस्कृति को लेकर है। क्योंकि आज का यूथ जो है थोड़ा सा शाय फील करता है अपनी संस्कृति को आगे लाने के लिए, कि आपने टोपी पहन ली, आपने कुछ ऐसा पहन लिया जो आपके ट्रेडिशन को बिलोंग करता है, तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे लगा सबसे पहले क्यों ना अपने यूथ को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि संस्कृति जो है हमारा, तो जो गाना है वो ढोल नगाड़े और वो सारा जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है उसके साथ चलता है। लेकिन आज का जो यूथ है वो ड्रम्स, गिटार्स, वो सारी चीजें पसंद करता है। तो मुझे लगा क्यों ना उनको पहले कनेक्ट किया जाए, अपनी जो पुरानी पुश्तैनी जो चीजें हैं, जो धरोहरें हैं, उनको आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा मिक्स करके पेश किया जाए, ताकि आज का जो युवा है वो कनेक्ट हो पाए। और जो हमारी पुरानी संस्कृति के जो बिल्कुल जो कहते हैं कि प्रचारक है, जिन्होंने हमारी जो संस्कृति को एक तरह से ऊपर लेवल तक पहुंचा रखा है, जो कि अभी पतन की ओर है धीरे धीरे, अब सोशल मीडिया की वजह से वापस आ रही हैं चीजें, तो मतलब उसको भी कनेक्ट किया जाए। तो बस मुझे लगा कि थोड़ा सा इस तरह का कुछ अलग किया जाए। और अगर मैं अपने पहाड़ी अटायर के साथ पहाड़ी गाने गाऊंगा आज की यूथ के टेस्ट के हिसाब से, तो पुरानी संस्कृति भी जिंदा रहेगी और आज की यूथ को उनका टेस्ट भी मिल जाएगा। बस यही एक प्रयास था। जब जाते हैं शोज करने या लोगों के बीच में जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स सबसे पहले मिलता है? पहले मैंने काफी सारे कार्यक्रम किए हैं। मैंने बतौर मंच संचालक पहले हिमाचल में कोने कोने में जाकर कार्यक्रम किए हैं। मैं मंच संचालन किया करता था, हिमाचल के सारे जो कलाकार हैं उनके साथ मैंने मतलब मंच साझा किया है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस होता नहीं था। लेकिन जब वो कलाकार मंच पे आते थे तब बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस होता था। तो मैंने पहले उस चीज को शोध किया कि ये क्यों हो रहा है। तो पता लगा कि ये पॉपुलैरिटी की बात है। आपके जब तक गाने मार्केट में नहीं आएंगे, आपको लोग जानेंगे नहीं, आपकी फेस वैल्यू उस लेवल पे बनेगी नहीं, तब तक आप शायद वो उतना अच्छा रिस्पांस पाओगे नहीं। तो ऐसे में मैं मंच संचालन करता था, मैं साथ साथ में गाना वाना भी गा लेता था। और एक बार एक अनाउंसमेंट कर दी, ये गाना गा लिया था कि लोगों के बीच ये रही नहीं, ये गाना भी गाता है। तो फिर धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि क्योंकि जो मंच संचालक है वो ऑडियंस से ज्यादा कनेक्टेड रहता था, तो मैंने देखा कि नहीं, रिस्पांस के लिए आपको अब थोड़ा सा फेस वैल्यू और पॉपुलैरिटी की जरूरत है। तो फिर मैंने भी गाना गाना शुरू कर दिया। और अब जब गाने पॉपुलर हुए हैं, अब बहुत बढ़िया रिस्पांस है। अब इसलिए अब आप जब जाते हो तो ये जो गेटअप है वो लोगों को मतलब इतना ज्यादा पसंद है कि हम हिमाचल प्रदेश के बाहर भी कार्यक्रम कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, तो वो लोग डायरेक्टली पहचान लेते हैं, अच्छा ये वो हैं जिन्होंने वो गाना गाया है। तो मतलब अच्छा लगता है। हाँ, हालांकि नॉर्मल लुक्स में अगर हम जाएं तो बहुत ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, 100 में से 20% लोग आपको पहचानेंगे वैसे जैसे लग रहे हैं आप। लेकिन जब आप अटायर पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ ये वही है। तो अच्छा लगता है, रिस्पांस इतना अच्छा मिलता है जब हम कार्यक्रम में जाते हैं कि मतलब आधा शो तो समझो हिट हो ही जाता है, क्योंकि लोग आपको प्यार करते हैं ना। तो बस आपको थोड़ा सा यज्ञ में आहुति डालनी है, फिर देखो धमाका। बिल्कुल। तो एंकरिंग के साथ इनको पता लगा कि एक और टैलेंट भी है कि मैं अच्छा गा सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने जिस तरह से वेशभूषा तो पहन ली, लेकिन आपको बालों के लिए किसी ने नहीं कहा कि कर्ली बाल है काट दो? नहीं, मुझे बहुत सारे रिव्यूज आते हैं कि आपके जो बाल है वो कर्ली है, लेकिन बहुत नेगेटिव जो कमेंट्स है वो नहीं आते हैं इसके लिए पॉजिटिव ही आते हैं। और इवन मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं थोड़ा से इनको काट देता था, क्योंकि ये नेचुरल है सारे, मैंने कोई प्रोडक्ट आज तक यूज किया नहीं है इसमें। तो जब मैंने काट के थोड़े से छोटे बालों के साथ मैंने पिक्चर पोस्ट की तो उसमें गालियां आई थी कि यार क्या कर दिया, ये इतने अच्छे बाल थे उनको क्यों काट दिया। तो बेसिकली मुझे समझ आया धीरे धीरे कि आर्टिस्ट जो है आपकी अपनी जिंदगी है नहीं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है और आपको पब्लिक के हिसाब से चलना है। तो इसलिए ये बाल मैं नहीं काट सकता, क्योंकि ये शायद लोगों को यही पसंद है और इन्हीं बालों में मुझे पहचाना जाता, तो इसलिए ये तो नहीं कटने वाले। हाँ, कभी प्रकृति ने खुद छीन लिए तो अलग बात है। वॉइस में हस्क है ना, आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि थोड़ा सा वॉइस को उसमें थोड़ी सी तब्दीली लेकर आओ, या तुम गाना नहीं गा सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा? आपको एक इंसिडेंट सुना रहा हूँ। वॉइस को लेकर बहुत सारे लोगों ने, इतने सारे मतलब कुछ लोगों ने नेगेटिव चीजें कही, कुछ ने पॉजिटिव भी कही है। पॉजिटिव बता देता हूँ पहले। पॉजिटिव में लोगों ने कहा कि आपकी आवाज ना बहुत डिफरेंट सी है, ऐसा लगता है गला बैठा सा हस्क है, और मतलब पर प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ गाना मुश्किल हो जाता है। तो एक दो जगह कार्यक्रम के लिए हम गए, मैं रोडू की बात सुना रहा हूँ। रोडू हम कार्यक्रम के लिए गए, वहां पे थोड़ा सा जो गांव की स्टार नाइट्स रहती है उसमें 5 या 10 सिंगर्स बुलाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत देर तक चलता है, तो आपको बहुत सारे कलाकार की जरूरत होती है वहां पे। तो हम लोग क्या है, एक जो आदमी वहाँ का कोई बड़ा आदमी, या तो किसी के सेब होते हैं या किसी का कोई बिजनेस है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर कलाकार को स्पॉन्सर कर देते हैं।
जैसे मैं आपका फेवरेट कलाकार हूं तो आप कमेटी को बोल दोगे कि एसी भारद्वाज को मैं लेके आ रही हूं और ये जो इनके पैसे वो मेरी ओर से होंगे, और मैं आके आपका नाम ले लूंगा कि हाँ जी आपने मुझे बुलाया है। और तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जब मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया, तो जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था बैक स्टेज पे आके जब मेरी परफॉर्मेंस होनी थी, तो वो मैं उनसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लगती है कि बैठी है आवाज़ और शायद नहीं गा पाऊंगा। उन्होंने भाई यार क्या है, गला तो ठीक करके आते यार, भाई यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, मैंने इतना फाइट किया आपके लिए कि एसी भारद्वाज होना चाहिए, आपने तो आप कैसेट में तो कुछ और ही गा रहे हैं अब यहाँ। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई ये आवाज़ ऐसी है अब क्या करूं मैं। नहीं यार भाई आपको पता है आपने 2-3 प्रोग्राम लगातार किए होंगे फिर गला बैठ गया। मैं कहा नहीं ऐसी ही आवाज़ है, मैं 50 प्रोग्राम कर सकता हूँ लगातार लेकिन आवाज़ ऐसी ही रहेगी। मैं कहा आप मुझे गवाने दो, मैं बहुत ऊंची ऊंची स्केल में गा सकता हूँ जिसमें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैं लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा लगेगा सुनने में, ये ऐसा होता है। और उसके बाद जब मैंने स्टेज पे गाना गाया तो डिफरेंट बोला यार ये तो कुछ और ही है, तो उनको मिरेकल सा लगता है। वो एक्चुअली ये होता भी क्योंकि ये बचपन से ऐसी आवाज़ है और फिर हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो थोड़ा सा वहाँ की हवाओं में ही कुछ ऐसी है। और मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि लोग जब ये कहते हैं भाई आपकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, थोड़ा सा हंस के, लेकिन इसकी वजह से मुझे फ़ायदा मिलता है कि मैं सूफी गाने भी गा सकता हूँ, मैं हिंदी पहाड़ी हर तरह के गाने गा सकता हूँ और उसमें भी मैं वैसे ही अपनी आवाज़ को ढाल देता हूँ, तो वो बहुत पसंद करते हैं लोग। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी सजेशंस दिए हैं कि आप उसको ऑपरेट कर लीजिए, इसमें हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा सीधी हो जाए आवाज़। तो मैंने कहा क्या गारंटी है कि मैं गा भी पाऊँ उसके बाद। तो इसलिए मुझे लगा कि भगवान ने जब ऐसी आवाज़ दी है क्यों ना मैं इसी के साथ आगे चलूँ, और लोग जब इतना प्यार दे रहे हैं तो फिर देखी जाएगी, जो भी है अब अंदर ही है। अच्छा आपने फिर गाना सीखा जब आपको लगा कि मैं अच्छा गा भी लेता हूँ, एंकरिंग तो मैं करता हूँ, तो आपने सीखा भी एक म्यूजिक? नहीं मैं प्रोफेशनली मैंने गाना नहीं सीखा है क्योंकि मेरा घर का माहौल काफी अच्छा था गाने को लेकर। जो मम्मी है वो बहुत अच्छा मतलब गाना गाती हैं और बहुत जबरदस्त, मतलब उनके पास बहुत सारा एक मटेरियल है लोक गायन शैली की अगर बात करें तो उनको रातों रात बिठा दो, वो लेडीज आपको पता है लेडीज संगीत में जब बैठती हैं तो वो उठने का नाम ही नहीं है फिर। तो उनको देख देख उनके साथ मैं ढोलक प्ले किया क्या आता था, और उसके बाद ढोलक के साथ साथ मैंने उनसे गाना सीखा कि वो क्या गा रहे हैं, भजन गाते थे या कोई नॉर्मल गाना गा रहे हैं, तो उनसे धीरे धीरे सीखा। तो मतलब पहले गुरु मेरे वही हैं, तो उनसे ही मैंने सीखा है। प्रोफेशनली कॉलेज में आके मैंने कोशिश की म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट में रखूं, और सब्जेक्ट के तौर पे मैंने 2-3 साल मैंने ग्रेजुएशन तक मैंने म्यूजिक पढ़ा, लेकिन 3 साल शायद बहुत कम होते हैं म्यूजिक के लिए, क्योंकि ये आजीवन एक का काम है। जीवन आप जीवन भर सीखते रहिए, म्यूजिक कभी खत्म होगा ही नहीं। आप बूढ़े हो जाओगे, आप म्यूजिक बचपन से सीख रहे हैं, बूढ़े हो जाओगे फिर भी आपको लगेगा अच्छा एक और चीज है इसमें, क्योंकि रागों की बनावट जो होती है, स्वरों की बनावट वो इस तरीके से है कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन म्यूजिक को आप समझ नहीं पाओगे। ये बस फीलिंग का काम है। और जब मुझे मेरे सर ने कहा कि ये फील का काम है तो मैंने उस फील पे ही कॉन्सेंट्रेट किया। मैं कहा ये म्यूजिक थोड़ा सा सीखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप फील्ड पे जाओ और लोगों तक अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो मतलब आपने म्यूजिक सीखा है। तो प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं, तो मम्मी से सीखा जो भी, उसके बाद जो मेरे गुरुजन हैं उनसे थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते सीखते अभी भी सीख ही रहे हैं और सीखते रहेंगे जब तक हैं। फैन मूवमेंट की बात करते हैं, लड़कियां कितनी फैन है? अगर तो सोशल मीडिया की बात करें तो तब तो 50-50 का आंकड़ा रहता है। आपको पता है कि यूथ तो वैसे भी आपके जो कलेक्शंस है मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और खासतौर पर मैं मॉडर्न फोक नोट की बात करूं तो बहुत ज्यादा पसंद किया है। अभी 6 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे एक यूट्यूब चैनल शुरू करो। जब आपको कोई पूछ नहीं रहा है मार्केट में तो आप अचानक से एक अपना यूट्यूब चैनल तैयार कर दो और लोग इतनी जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएं। तो मतलब बहुत सारे फैंस हैं और गर्ल्स भी बहुत सारी ज्यादा फैंस हैं, और बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। काफी सारे फोन कॉल्स आते हैं जब आप स्टेज पे जाते हैं, तो उसके बाद जो बैक स्टेज का माहौल रहता है, फोटो शूट एंड ऑल, हम पहले औरों का देखा करते थे यूट्यूब या चैनल्स पे ऐसे ही कि नहीं कब कब हमारे साथ इस तरह का माहौल होगा। तो वैसे भी आप थोड़ा सा नहीं बचा के रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं इन लोगों को बचा के रखना है आपने कि ये लोग कभी टूटने नहीं चाहिए आपके साथ। तो बहुत सारे लोग हैं और गर्ल्स भी बहुत सारी हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं सब लोग, और बॉयज भी उतने ही ज्यादा हैं, और आप सब लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। अच्छा एसी जी, अब इसी बात पर एक गाना वो सुना दीजिए जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ और जिसकी वजह से आपका नाम बना। वैसे तो पूजा में बहुत बहुत सारे गाने हैं मतलब जो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। मैं कहूँ मॉडर्न फोक नोट जो सीरीज है वो 7 सीरीज उसकी आ गई हैं और सारे मिलियंस में हैं। लेकिन एक गाना ऐसा है जो कहते हैं ना कि आप घर में आपको सब जानते हैं क्योंकि आपकी फैमिली है, यहाँ पे हिमाचल मेरी फैमिली है, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए जब आपको कोई
एक कारक मिल जाता है, तो उसमें ये गाना बहुत बड़ा मेरी लाइफ में है। कांची रे कांची, और आप सब लोगों ने सुना होगा जरूर यूट्यूब पे, और सोनी टीवी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आपका गाना प्ले हो तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। और जब मैंने पहली बार ये गाना सुना जब टीवी पे, और सोनी टीवी का जब आप लोगो देखते हैं और एकदम से आपका गाना प्ले हो, और टेरेंस लुइस, गीता कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उस गाने की तारीफ कर रहे हो, सीरियसली आप अगर वो वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, तो अनूप जी हैं, अनूप परमार जी, बहुत जबरदस्त उन्होंने डांस किया है उसमें और बहुत तारीफ हुई। लेकिन जब वो डांस कर रहे थे तो उसके बीच जो गाना है, स्पेशली गाने को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ, वाह व्हाट अ सॉन्ग, वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग, मतलब गाने को लेकर तारीफ हो रही, तो आपके अंदर के जो वो है ना, वो जो तितलियां हैं वो ऐसे पड़पड़ाने लग जाती है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गाना है मेरे, और अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आई थिंक 2.5 करोड़ के आसपास इसमें व्यूज हो गए हैं, और पूरी दुनिया भर में सुना जा रहा है। और इसकी बदौलत मैं शायद पूरी दुनिया भर में अब जाने वाला हूँ, मैं कार्यक्रम भी करूंगा आप सब लोगों की ब्लेसिंग से। तो ये गाना आप सब लोगों के लिए। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ झूठा है, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा ये तेरी गलियां छोड़ के। कांची रे कांची रे, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। ओ कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधाया ऐसे। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधाया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि थोड़ी बहुत आपकी वॉइस मोहित चौहान जी से मिलती है? बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन मोहित चौहान जी से नहीं, कैलाश खेर से ज्यादा कहा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यही है ना कि जब आप गा रहे हो, आपको लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि आपकी आवाज वैसी है, आप वैसा गाते हो, आप इस तरह का, तो और भी ज्यादा प्राउड के मोमेंट्स हो जाते हैं। अच्छा लगता है। मतलब कैलाश खेर जी से ज्यादा कंपेयर किया जाता है। तो उनका कोई गाना, कोई कौन सा गाते हो सबसे ज्यादा? उनके गाने वैसे मैंने परफॉर्म नहीं किए, पर बहुत सारे गाने हैं आप सब लोग सुनते हैं। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी। बहुत ही अच्छा। मतलब मेरा मन कर रहा है मैं बस गाने ही सुनती रहूं बट हमें और बातचीत भी करनी है। अच्छा, जिस तरह से मोहित चौहान जी की मैंने बात करी है ना, उनका अपना बैंड था यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में गए, बहुत फेमस हुए। ऐसे ही कुछ हिमाचल के और भी म्यूजिशियन या सिंगर्स गए होंगे, लेकिन वो एक जगह जो मोहित चौहान जी ने बनाई है वो नहीं बना पाया कोई इस तरह का सिंगर। तो आपका है मन की बॉलीवुड में जाना है, मतलब पहाड़ी तो चलता रहेगा, जो आपकी संस्कृति है उसके साथ तो आप जुड़े रहेंगे, लेकिन एक होता है कि अगर अभी हम जिस तरह के शोज देखते हैं, सिंगिंग शोज, वहां पे भी कई ऐसे रीजनल आर्टिस्ट वहां पहुंचते हैं, तो आपका कुछ है इस तरह का मन? नहीं, मैं जरूर जाना चाहूंगा अगर कभी मेरा मन हुआ। और वैसे आर्टिस्ट जो लोग खासतौर पर गांव में हम लोग रहते हैं, गांव से उठकर थोड़ा शहरों तक आते हैं, उसके बाद मुंबई जाने का जो सपना है वो हर किसी आर्टिस्ट का रहता है। अगर आप सिंगर हो या कोई टैलेंट आपके अंदर है तो मुंबई, क्योंकि वहां से आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां का एक जो पुश है वो बहुत ज्यादा काम आता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे ऐसे बहुत पहले से सपने हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब मुझे खुद से अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन मतलब अच्छा लगता है कि आपको खुद से अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं आप अच्छा गाते हो, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स और बड़े बड़े और भी रियलिटी शो से आपको कॉल आता है। और मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ, बिग बॉस से मुझे कॉल आया था
कि आप आइए बिग बॉस का हिस्सा बनिए। गए क्यों नहीं? तो एक्चुअली उन दिनों आप जानते होंगे जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला जी जो विजेता रहे थे, उस सीजन में मुझे बुलाया जा रहा था, और एंडेमल शाइन इंडिया जो प्रोडक्शन कंपनी है वो ये करवाती है सारा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने बहुत सारे ड्रेसेस भी तैयार कर दिए थे ताकि मैं अपने एक लुक में आऊं। लेकिन उसके बाद उनका कॉल आया कि वो कुछ एक सेलिब्रिटीज जो सीरियल्स में हम जिनको देखते थे, तो उनका कुछ एक सेलिब्रिटीज जैसे जिनका काम थोड़ा चल नहीं रहा था या फिर जो लोग आगे काफी टाइम से आ नहीं पा रहे थे, उन्होंने फिर कंपनी को शायद दरख्वास्त किया होगा कि वो चाहते हैं कि उनको इस बार प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो रिकनेक्ट कर पाए अपनी ऑडियंस से। तो फिर उनका कॉल आया कि इस बार हम जो सेलिब्रिटीज हैं वो सेलिब्रिटी जो अब अपना थोड़ा सा अस्तित्व खो गए हैं, तो उनको वापस लाना चाहते हैं ट्रैक पे, और ये हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में रहते हैं। तो ये कह के फिर वो सीजन शुरू हो गया, और उसके बाद लॉकडाउन एंड ऑल वो सारी परिस्थितियां रही है। अब फिर से अगर कॉल आता है तो डेफिनेटली मैं वहां जाऊंगा। मैंने मना नहीं की थी, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने एक वीडियो जो था उनके 10 सवालों को लेकर एक वीडियो था, वो मैंने उनको बाकायदा पोस्ट किया था और उन लोगों को बहुत पसंद आया और सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन बीच में कुछ एक रीजन रहते हैं, और बेसिकली मैं कहूंगा कि जब तक है नहीं ना आपकी किस्मत में कोई चीज, तब तक आप जो मर्जी कर लो। आप मुंबई रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाओ, उसके बाद भी आपको ऐसा कह सकते नहीं कैंसिल हो गया, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ मैं, अब फिर से आएगा तो अच्छा लगता है ये सारी चीजें, और मतलब एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी का। और सेलिब्रिटी हैं तो क्या चीज मिस करते हैं अभी, जो आप जब सेलिब्रिटी नहीं थे तो आराम से कहीं घूम फिर सकते थे, क्या चीजें मिस करते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी है, अभी यहाँ पे इतना ज्यादा माहौल नहीं है। एक्चुअली हिमाचल थोड़ा सा अभी भी फ्रेंडली सा माहौल रहता है यहाँ पे आप सेलिब्रिटी भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की तरह प्यार किया जाता है लोगों द्वारा। तो इतना ज्यादा नहीं रहता है कि नहीं आपको प्रोटेक्शन को लेकर कोई दिक्कत परेशानी हो, कि आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसी सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम लोग यहीं के, हम लोगों को यहीं रहना है। और बहुत सारी चीजें, हाँ कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती है जो पब्लिकली हम लोग बहुत ज्यादा फन करते हैं आपस में फ्रेंड्स, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है इधर उधर की नहीं कहीं कुछ कैप्चर नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मोबाइल तो नहीं होने, तो वो सारी चीजें हम मिस करते हैं। लेकिन वो सारी चीजें हाँ मैं पहले कह रहा हूँ कि पब्लिक प्रॉपर्टी हम हो गए हैं। ये अब ऐसा है कि पब्लिक आप पे नजर रखती है, कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए इन चीजों को लेकर अब आप वो चीजें शायद खुल के नहीं कर सकते हैं जो आप पहले मस्ती किया करते। हम चलते थे किसी को थप्पड़ मारा और क्या हाल है कुछ क्या कर दिया, तब वो चीजें आपको थोड़ा अजीब सा बना देगी पब्लिक के माइंड में। इसलिए आपको थोड़ा सा अदब से रहना पड़ता है वहाँ पे, जो कि आपके अंदर की जो चीजें है ना एक्साइटमेंट, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। इसलिए आप रूम में आकर लड़ाई कर दीजिए यार दोस्तों से, लेकिन बाहर नहीं। ये चीजें थोड़ी सी मिस करते हैं हम लोग। दोस्त नहीं कहते कि हाँ अब तो बहुत बड़ा स्टार बन गया तो हमसे बात नहीं करता या फोन नहीं करता, ऐसी शिकायतें रहती हैं? ऐसी शिकायतें रहती हैं और वो रहेंगी, और वो जेन्युइन है। और मुझे लगता है कि जो मेरे दोस्त जो ऐसी शिकायतें कर रहे हैं, कि ये उनको भी बता देता हूँ मैं, ये शिकायतें रहेंगी और अब ज्यादा रहेंगी। क्योंकि आदमी जब बाहर निकलता है, आप कहते हैं ना, आप जब घर से नौकरी के लिए निकलते हो ना बाहर, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी का प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका जो 1 मिनट 2 मिनट बात करते थे वो अब कन्वर्ट होके 2-4 दिन बाद होती है, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद होती है। तो वो चीजें होती हैं। अब जिंदगी थोड़ा बिजी हो जाती है, आपके अपने काम है। अब देखो हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, हमें पहले तो ये सोचना है कि कौन सा गाना कब रिलीज होगा, उसकी रिकॉर्डिंग करो, उसका म्यूजिक तैयार करो, उसका उस गाने को शूट भी करना है, और उसके बीच में आपको अपने शोज के लिए समय निकालना है, उसके बीच में आपको बहुत सारी और भी चीजें हैं उनके लिए समय निकालना है। तो मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहता है आदमी। ये समझ लीजिए हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इसमें बिजी हैं, लेकिन जब भी हम आपके पास आते हैं तो आप जानते हैं कि आपसे वही प्यार मतलब हम वसूलते हैं जो हम पहले किया करते थे। अभी भी जो वो लात घूसे आपस में पढ़ते थे वो आज भी पढ़ते हैं। मैं अपनी बात करूं तो भला ही समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम एक साल बाद भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो शायद वैसा ही रिलेशन रहेगा कि हम उनका गला ऐसे दबा देंगे और क्या हाल है, उनके बाल नोच देंगे। तो वो शायद वो रिलेशन ही है कि आप जहां मर्जी पहुंच जाओ, वो जो एक बॉन्ड है आपका, आपकी मित्रता का, वो आप नहीं तोड़ सकते। हाँ शिकायतें रहेंगी और ज्यादा ही बढ़ती रहेंगी। तो अब क्या करें, आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ एक चीजों को फेस करना पड़ेगा, और हाँ धीरे धीरे सॉर्ट करना पड़ेगा। और ठीक है, बुरा ना मानिए, ऐसा चलता रहेगा। अच्छा ऐसी जी, मैं एक टैटू देख रही हूँ आपके हाथ में, क्या बनाया है ये बहुत सारे टैटूज है मेरे हाथ में। एक तो ये है, ये माइक्रोफोन और वो जो अपना ग्रामोफोन का जो है, म्यूजिक से रिलेटेड ग्रामोफोन का है, और ये अपना पियानो है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉडर्न फोक नोट का जो लोगो है वो मैंने बना रखा है। मॉडर्न फोक नोट सबसे पहले बनाया था, मुझे बहुत डर लगता था टैटू बनाने से कि अपनी बॉडी को गुदवा के कुछ बना रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फोक नोट सीरियसली
मतलब मैंने एक पहल की थी कि मैं अपना कुछ तैयार करूं। आपको पता है कि जब आप अपना एक कोई काम शुरू करते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसकी वजह से चीजें हुई हैं। तो इसलिए मॉडर्न फोक नोट ये मेरी लाइफ का हिस्सा है और मॉडर्न फोक नोट की वजह से जो भी लोग जानते हैं तो इसलिए वो मेरी बॉडी पे है कि मतलब इसी का है सब कुछ, जिसने मुझे दिया है। तो इसलिए मॉडर्न फोक नोट का टैटू है। बाकी जो टैटूज है, ये टैटू मेरे एक फ्रेंड है मिथुज टैटू करके सोलन में, तो उन्होंने क्या है, उनका स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ था। अच्छा। तो वहां पे मैंने उनके स्टूडियो के इनॉग्रेशन में मैं गया था। आपने साथ में ब्रांडिंग भी कर दी? हाँ, तो उन्होंने अगली बार जाएंगे हम वहाँ पे टैटू। हाँ बिल्कुल, आप जाएं जरूर। सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा अच्छा वो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बना रही है। मैं कह रहा मुझे नहीं, आपने बनाया है, ये बाजू हमें दे दीजिए। तो ये पूरी बाजू जो है उन्होंने खरीद ली है मुझसे और ये सारे टैटूज वही बना रहे, पूरी बाजू कवर होने वाली भी, गिटार एंड ऑल पूरा बने। मुझे शौक नहीं था पहले, लेकिन आप जब पब्लिक में आते हैं ना तो लोग आपको पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है म्यूजिक हमारी रग रग में है, तो अगर थोड़ा सा हमें दिखाना ही पड़े तो कोई इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, पहाड़ी जो सिंगर्स होते हैं ना और जो गाने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बात करें तो अगर आप म्यूजिक देखेंगे बड़ा ट्रांस सा म्यूजिक रहता है, तो इस तरह के गाने भी गाते हैं? हाँ, बहुत सारे। एक्चुअली क्या है, यहाँ का अब माहौल बदल गया है। आज के हिसाब से हमें चीजों को अगर बनाना है तो आपको ट्रांस सा माहौल भी क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी, और आपको थोड़ा सा जो आज का यूथ चाहता है पैपी टाइप के गाने हो, कुछ डांसिंग नंबर्स हो, वैसा भी माहौल बनाना पड़ेगा। तो मतलब हर तरह का माहौल है और मैंने कोशिश की है कि इस तरह का म्यूजिक तैयार करूं। अभी मैंने ट्रांस टाइप में एक शिव स्तोत्रम करके एक मैंने निकाला था अपने शिवरात्रि के आसपास। हाँ। और बहुत ज्यादा लोगों ने अभी वो सुना नहीं है, क्योंकि आपसे ना एक्सपेक्टेशंस कुछ और करते हैं लोग एक्चुअली। हाँ। जैसे आपका मॉडर्न फोक नोट, तो लोग चाहते हैं कि मॉडर्न फोक नोट ही आता रहे या कवर सॉन्ग ही आते रहे। तो जब आप कुछ अलग करते हो तो थोड़ा सा पचाना पहले मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती है बात, और फिर मतलब सदा शिवम के नाम से वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने कोशिश की है कि जिस तरह का म्यूजिक भी चल रहा है, जिस तरह की चीजें भी लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो हर चीज को सुना जाए, देखा जाए और फिर मैं उसको पेश करूं। मैं चाहूं कि मैं हर तरह का गाना गा पाऊं, ताकि जब भी मैं मंच पे जाऊं तो लोग मुझसे फरमाइश करें तो मैं हर तरह का गाना गा पाऊं। और मैं करता भी हूँ, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि लोगों को खुश किया जाए, क्योंकि आप इंडिविजुअली एक को खुश नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम को अगर आप खुश करते हैं तो समझो आप कामयाब हो गए हैं। किसे फॉलो करते हैं वैसे, कौन से सिंगर को आप पसंद करते हैं या उनको उनके गाने आपको अच्छे लगते हैं? मैं नॉर्मली ऐसा कोई पर्टिकुलर एक सिंगर नहीं है कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ। सच पूछो तो मैं मतलब सबको ही सुनना पसंद करता हूँ, गाने मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ओल्ड बॉलीवुड ज्यादा पसंद है। और मैं किशोर दा और मोहम्मद रफी जी को, उनको मैं सुनता रहता हूँ। और अब ऐसा भी नहीं है कि उनके सारे ही गाने मुझे आते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उनको सुनता रहता हूँ। और उनके गाने बल्कि आप देखोगे तो मैंने 12 से 15 कवर सॉन्ग कर रखे। तो किशोर दा, मोहम्मद रफी जी और मुकेश जी, इनके ही गाने जो ओल्ड बॉलीवुड, क्योंकि मुझे लगता है जो रूह ओल्ड बॉलीवुड में है वो मतलब अगर आज भी अगर मतलब 50, 60, 70 सालों बाद भी अगर वो गाने रिक्रिएट हो रहे हैं तो उसका रीजन वो रूह ही है जो उसके अंदर है। और जितनी प्योरिटी और जितनी मतलब उसके अंदर जो फील है वो शायद आज के गानों में मिसिंग है। इसलिए मुझे पर्सनली ओल्ड बॉलीवुड पसंद है। और पहाड़ी में एक्चुअली पहाड़ी में बहुत सारे कलाकार हैं जो आपको मतलब ऐसा एनर्जी सी प्रदान करते हैं। कुलदीप भैया बहुत अच्छा मतलब गाते हैं। उन्होंने एनर्जी दी है। अगर यहाँ के फोक म्यूजिक को कहें तो एक एनर्जेटिक माहौल, जब आप स्टेज पे जाते तो एक एनर्जी से भरा हुआ गाना, डांसिंग वाला, तो उन्होंने उस तरह का माहौल दिया है। और उसके अलावा नरेंद्र ठाकुर जी हैं कुल्लू से, तो नरेंद्र ठाकुर जी कुल्लू से हैं, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त जो एक सॉफ्ट सा म्यूजिक है कुल्लू का, एक बहुत ही, आप उनके गाने सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप मतलब सुनने का ही मन करेगा उनको। और गुरुजी एसडी कश्यप ने बहुत ज्यादा समय इंडस्ट्री में काम किया, जिन्होंने नींव रखी है पहाड़ी म्यूजिक की। और सुरेंद्र नेगी सर, जिन्होंने मतलब हिमाचल जो लोक संगीत है उसको बचा के रखा है म्यूजिक के माध्यम से। और आने वाली जनरेशन में बहुत सारे और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, राजीव नेगी जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर पर्सनली मैं हर कलाकार को सुनता हूँ और उनके जो गाने मुझे पसंद है। कुलदीप भैया एनर्जी के लिए, और नरेंद्र ठाकुर जी उनकी सॉफ्टनेस और प्योरिटी की, उनकी वॉइस के लिए, और भी बहुत सारे और कलाकार हैं जैसे मोहन सिंह चौहान जी हैं। तो
वो हमारे हिमाचल के एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट है। तो उनका जो फोक है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। उनका जो गाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा पसंद कर, मतलब जैसे सिरमौर के अलग अलग जिला के, बेसिकली पर्टिकुलर एक सिंगर या गाने का नाम हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसलिए मैं शायद पूरे हिमाचल के अलग अलग जगह के गाने गा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे हर जगह का गाना सुनना पसंद है और मुझे सारे कलाकार अच्छे लगते हैं। और विक्की चौहान जी बहुत अच्छा गाते हैं। उनका अलग से स्टाइल जो लिखते हैं वो, और जिस तरह से उनके अपने गाने रहते हैं तो वो बहुत अच्छा करते हैं। ठाकुर दास राठी जी बहुत, मतलब जितने भी हमारे सीनियर सिंगर्स हैं वो तो हमेशा हमारे लिए पूजनीय ही है। वो लोग इतना अच्छा काम, इतना अच्छा सेटअप करके दिया है, तो सारे कलाकार मुझे बेसिकली पसंद है। तो अभी पहाड़ों में कंपटीशन कितना है, कितने नए सिंगर्स हैं, मेल फीमेल? पहाड़ों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और सिंगर्स को लेकर तो बहुत ज्यादा हो गया। ये अपने आप में पॉलिटिक्स है। आप कह रहे थे कि राजनीति की बात आजकल चल रही है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं, तो इसमें अपने आप में पॉलिटिक्स है। एक्चुअली अंदर बहुत ज्यादा जो कलाकार हैं यहाँ पे आ गए हैं कंपटीशन। और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ का टैलेंट अब मुंबई तक भी जा रहा है। आप देखेंगे मेरे अजीज मित्र अंकुश भारद्वाज जी, वो अभी रनर अप रहे हैं इंडियन आइडल के, तो वो चले गए हैं। नितिन कुमार जी हैं, वो गए हैं इंडियन आइडल में। बहुत सारे और भी कलाकार है जो जा रहे हैं। तो अब रास्ता जो है वो आसान हो गया है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि उनकी आड़ में और भी लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है और कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये कंपटीशन अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि जैसे मेरा कंपटीशन में पर्सनल कहूँ तो मेरा किसी के साथ नहीं है, ना मेरा मन मुटाव, मैं सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसे ही रहता हूँ जैसे आपके साथ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से कंपटीशन रखिए कि नहीं मुझे और अच्छा करना है, बहुत बढ़िया करना है, कि अगला गाना जो होगा वो शायद हिमाचल में एक नींव रखेगा, इससे बेहतर कोई गाना आया ही ना हो। मतलब आर्टिस्ट से बैर रखने की और कंपटीशन रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिस्ट, मुझे लगता है नए नए आर्टिस्ट आए और सामने आए, बहुत सारे कलाकार नए आ रहे हैं और उनका स्वागत है। मैंने तो ओपनली कहा है कि आप आए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मैंने की भी है बहुत सारे आर्टिस्ट की जिनको हेल्प की जरूरत है, स्टूडियोज के मामले में या रिकॉर्डिंग को लेकर। किसी का गाना आता है तो कंग्रेचुलेट करते हैं इंस्टा या फेसबुक पे, बहुत अच्छा गाया आज। एक्चुअली क्या है, दरअसल बहुत सारे गाने हैं, नॉर्मली तो बहुत सारे लोगों के आर्टिस्ट के गाने आते हैं, तो हम एकदम से सब लोगों के ये पॉसिबल नहीं रहता कि आप सबके स्टेटस डाल दो या हाँ, लेकिन अगर उधर से इंडिविजुअली कोई कहता है आपको कि नहीं हमारा गाना आया तो इसको प्रमोट कर लीजिए, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं हमेशा ही। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के आर्टिस्ट को। ऐसा लगता है कि मेरा गाना अगर आया, अगर मैं उनको बोल दूं भाई शेयर कर लो, तो वो शेयर नहीं करेंगे, कहीं हमारे शेयर से स्टार न बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके एक शेयर से ना उसको और ज्यादा हौसला मिलता है। अगर किसी के 10,000 व्यूज है तो 1,00,000 व्यूज हो जाएंगे। सोचिए अगला गाना गाने के लिए कितना प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है गाना बनाने में। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो थोड़ा सा ऑडियंस के थ्रू वो अर्न कर पाए और दोबारा से दूसरे गाने का हौसला जुटा पाए, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है ना। आप सपोर्ट करिए, आपको सपोर्टिव हैंड रखने पड़ेंगे। आपसे जब भी कोई हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, और ये तब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अभी हाल फिलहाल में किसका गाना अच्छा लगा है सबसे ज्यादा, कौन से ऐसे सिंगर अपने अलावा? नहीं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं पर्टिकुलर गाना नहीं कहूंगा, क्योंकि हिमाचल का नहीं, चलते चलते सुन लिया हो और लगा नहीं यार ये गाना बहुत अच्छा है। चलते चलते बहुत सारे ऐसे गाने या नए नए गाने जो आते हैं, जैसे लोअर हिमाचल के आप देखोगी सुनील मस्ती जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका बंगड़िया गाना वो बहुत ज्यादा बिंदलू आया था। हनी नेगी जी यहाँ से हमारे हैं, उनका गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। डॉनी चौहान जी हैं जो नए नए सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब जो गाने ऐसे कि आप चल रहे हो कहीं और गाड़ी में बज रहा है, सुन रहे हैं, तो मतलब गाने बहुत सारे गाने हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं। और मैं पर्सनली सारे गाने ही सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो काम नहीं होता था वो अब इंडस्ट्री में हो रहा है, और सीरियसली मतलब बहुत अच्छा काम हर आर्टिस्ट कर रहा है। आप ऐसे ही काम करते रहिए और हम हमेशा हाजिर हैं। और मतलब टांगे खींचना बंद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि तब अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है ना, तो आपको मतलब ऐसे चलना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा। क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है वो लोग जिन्होंने कहावतें बना रखी है कि बहुत सारी लकड़ियों को तोड़ना मुश्किल है, एक लकड़ी तो तोड़ देगा आदमी। क्योंकि आप लोगों को अगर इकट्ठे रहना, आप अगर सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि पेमेंट्स कम हो रही हैं शोज में या शोज नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अकेले नहीं जा सकते ना। मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ कि सरकार कि मुझे पैसे ज्यादा दो, ये करो। आपको इकट्ठे जाना पड़ेगा, ग्रुप टीम के रूप में जाना पड़ेगा। और टीम तब जाएगी, टीम का मतलब ये है कि किसी एक विचार को लेकर सबके जो मत है वो मिल रहे हैं। तो लेकिन अगर आप में द्वंद है, एक इधर नहीं ये नहीं है वो नहीं है, तो आप टीम क्या हो, फिर कैसे जाओगे, कैसे अपनी बात रखोगे? तो आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। पहले द्वंद कंपटीशन रखिए अंदर से आप, ताकि अपने परफॉर्मेंस के थ्रू उसको दिखाओ। मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। मतलब ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप करके दिखाइए ना,
बोल के क्या है, कुछ नहीं, आप दिखाओ, आपको लगता है कि अच्छा आप इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, ठीक है मैं गाना देता हूँ, गाना करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आपका एक गाना हिट हो गया तो दूसरा भी हिट ही होगा। मैंने कभी 50 गाने गा लिए, उसके बाद मॉडर्न फोक नोट जब आया तो 50 के बाद मॉडर्न फोक नोट हिट हुआ, लेकिन मॉडर्न फोक नोट 2 उतना हिट नहीं हुआ। 2 हिट हुआ तो 3 हिट नहीं हुआ, 4 हिट हुआ है। कोई ऐसा है कि कोई 5-5 साल बाद अब निकल के आ रहा है, हिट हो रहा है। तो ये ऑडियंस की चॉइस है, इसको ऑडियंस पे रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और मिल के रहिए बस। अच्छा, बात कर लेते हैं चुनावों की। 12 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं हिमाचल में? मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो खुद बिजी हैं क्योंकि हम लोगों के शोज और यही सीजन है प्रॉपर लेवल पे, और लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा मतलब जो शोज है वो अब जोरों पे है और हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन बिजी हैं। तो लेकिन इतना जरूर कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो जो चुनाव की जो गर्मियां हैं बहुत तेज हो गई हैं। अब सर्दियों का माहौल है हिमाचल में, लेकिन जो गर्मी है वो चुनाव की बहुत ज्यादा हो गई है और सही मायने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है इस बार। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो बहुत अलग होने वाला है और वो अलग जो करने वाले वो आप सब लोग करने वाले हैं, क्योंकि आपके हाथों में 12 तारीख को सब लोग जाएं और मतलब जो यहाँ जो निशान लगता है वो सिर्फ निशान नहीं है, वो बेसिकली आपका मतदान है, जो कि मतलब आपको आपकी मौजूदगी दिखाता है। कि बेसिकली जो भी उच्च पद पे आसीन होते हैं ना, वो तब होते हैं जब आपका वोट जाता है, आपकी वजह से वो जाते हैं। तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन आपके लिए काम करेगा या कौन आपके काम का आदमी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मतदान जरूर करें, ये वेस्ट ना होने दें, क्योंकि यही डिपेंड करता है कि आप डिसाइडिंग फैक्टर है, बाकी कोई नहीं। आप लोग डिसाइड करोगे कौन आने वाला है। वोट देंगे आप? हाँ, मैं वोट जरूर दूंगा और मतलब बहुत धड़ाल्ले से हम तो हर साल देते ही हैं जब जब इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो अब अपने हमारे गांव के हो या फिर इस लेवल के हो, तो बहुत बहुत अच्छा है। और ये एक अलग सा प्राउड मोमेंट रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग पोस्ट कर लेते हैं अलग से कि हाँ जी हमने वोट किया है। तो बेसिकली ये एक बहुत प्राउड का मोमेंट रहता है किसी भी आदमी के लिए। और मैं जरूर कहूंगा कि अभी तो खैर वोटिंग अपील एक कार्यक्रम हुआ था अभी रिकांगपिओ लवी में, तो मैंने वहां से वोटिंग अपील भी की थी। तो यहाँ से आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ, प्लीज आप वोट करें और सबको वोट करना चाहिए। कई बार हमें पता क्या लगता है कि यार इस बार छोड़ देते हैं, मन में क्या वो एक वोट से क्या हो जाएगा। तो सोचिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा अगर 1000 लोगों ने सोच लिया एक वोट से, तो ऐसे सोचते सोचते ना लाखों लोग ऐसे हो जाएंगे, एक वोट से क्या हो जाएगा। और 1 लाख वोट अगर कम हो गए तो सोचिए, आप जो सरकार बदल सकते थे, काया पलट कर सकते थे, या कुछ भी आप जो चेंजेस करना चाहते थे आपके माइंड में जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा, वो कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि आपने मना कर दिया। इसलिए मतदान जरूर करें, आप कहीं भी करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन करना जरूरी है। मतदान म्यूजिकली समझा दीजिए। प्रॉप एकदम से इंस्टेंट, वो भी पहाड़ी में। पहाड़ी में बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे गाने बने इलेक्शन को लेकर, और इलेक्शन को लेकर भी गाने बने हैं, बहुत सारे गाने बने, लेकिन मुझ तक शायद मैं उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि यहाँ बनते अच्छा वो पॉलिटिकल पार्टीज के भी और नॉर्मली मतदान के भी बने हैं गाने। मतलब अगर आपको गाना होता तो आप क्या गाते? इंस्टेंटली मुझे नहीं पता मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि मतलब मतदान हमें करना चाहिए और ये जरूरी है। ये आधार है आपके जीवन का, जो कि मतलब आपके दिमाग से जो बात और निर्णय लिया जाता है ना, वो आप तक पहुंचेगा। हिमाचल का इतिहास रहा है कि यहाँ चीजें स्थिर नहीं रही हैं, यहाँ पे हर बार चीजें बदली हैं और इस बार भी उथल पुथल हुई हैं चीजें। तो मतलब कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा। अब म्यूजिकल वे में मुझे अब इंस्टेंटली मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीजें एकदम से कि म्यूजिक में कैसे गा के बताऊं आपको, लेकिन मैं शब्दों में जरूर बता देता हूँ आपको कि मतदान करना जरूरी है और ये जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा एक वोट से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों ने कहा हम नोटा में डालेंगे। मैं क्यों? कि बोला हमें कुछ भी पसंद नहीं है। तो बेसिकली वो वेस्ट कर रहे हैं। नोटा में जाने का मतलब कि आप विरोध कर रहे हैं दोनों का, लेकिन विरोध करने वाले कम रहते हैं, सपोर्ट करने वाले ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो जो विरोध है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। क्या मुद्दे क्या रहे हैं इस बार चुनावों के? चुनावों के मुद्दे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पे उठाए हैं। मुझे लगता है कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज का जैसे मेरा तो ज्यादा संबंध नहीं है और मैं नहीं, लोग क्या जैसे आप लोगों से मिलते हैं ऐसी चर्चा करने लग जाते हैं लोग कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अलग अलग एरिया का एक्चुअली अलग अलग इशू रहते हैं। जैसे कई जगह पे बिजली पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कई जगह पे ये बहुत ज्यादा है। और आप देखोगे कि अब जाके बिजली के जो प्राइसेस है वो गिरा दिए गए हैं, फ्री कर दिए हैं, कुछ यूनिट कर दी गई है। अब बहुत सारी, अब पता नहीं ये कब तक है,
चीजें, और कुछ लोग अपने लेवल पे वो दावा कर रहे हैं कि नहीं महिलाओं के लिए कुछ रहेगा, ये रहेगा, कुछ रहेगा। तो मुझे लगता है ये उन लोगों को ज्यादा पता है जिन लोगों के लिए बात कही जा रही है, और मुद्दे बहुत ज्यादा है। देखिए पानी की समस्या जो यहाँ की बात की जाए, आप शिमला की ले लीजिए, इतनी ज्यादा है कि आप बिलीव नहीं करोगे। गर्मियों में तो कम होती है, सर्दियों में और ज्यादा हो जाता है कि पाइप सारा वो जम जाते हैं, तो उसके बाद और दिक्कत आती है। शिमला में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा कहा जाता है, जो मैंने सुना है, कि जो रिज आपका मैदान है उसके नीचे टैंक है पानी का, जो पूरे शिमला को सप्लाई देते हैं। वो शायद 25-30 हजार लोगों के हिसाब से उस जमाने में बनाया गया था, लेकिन अब जब लाखों की संख्या में यहाँ पे पॉपुलेशंस हो रही हैं, तो उसके हिसाब से कुछ नए जो है वो तरीके नहीं इजाद किए जा रहे, तो उनको किया जाना चाहिए। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आए सरकार, मेरा अपना मानना ये है कि मुद्दे तो छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, लेकिन उस पे फोकस करना जरूरी है, जिससे एक तबके का जो है, बहुत बड़े जो तबके का है वो फायदा हो रहा है। मीन्स कि आप पर्टिकुलरली ये नहीं देख सकते कि आप कास्टिज्म को लेकर प्रचार करना शुरू कर दो, तो कास्टिज्म को लेकर आप वहां पे कन्वर्ट कर दो। मुझे लगता है हिमाचल का मतदाता बहुत इंटेलिजेंट है, वो इन चीजों में नहीं जाता, बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर। और मुझे प्राउड फील होता है अपने आप को हिमाचली कहने पे, क्योंकि यहाँ जो चेंजेस होते हैं हर इलेक्शंस में, कि सरकारें बदलती हैं, उसका रीजन यही है कि ये जो सोच है ना कि नहीं अच्छा किया हो बुरा किया हो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार देखते हैं तुम क्या करोगे। अच्छा तुमने कर दिया, एक बार देखते हैं अब तुम क्या करोगे। तो इसलिए, लेकिन इसकी वजह से कुछ एक चीजें थोड़ा सा कम भी हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इन चीजों से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। मैं किसी पार्टी का फेवर वैसे भी नहीं लेता, और आपको नॉर्मली ऐसी टेक्निकली समझाने चाह रहा हूँ। देखिए आपने मान लो 5 साल किसी सरकार को दिए हैं, और उस सरकार ने काम कर दिए 70%, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप चेंज कर दोगे ताकि अगली सरकार करेंगे, तो 70% पे रुक गए हैं। अब नए सिरे से कुछ और शुरू होगा, उन्होंने वहां पे छोड़ दिया है, अब नए सिरे से कुछ और शुरू होगा। तो जो कुछ आधे अधूरे मान लो रास्ता बनना था ऊपर तक, और ऊपर से थोड़ा सा कम रह गया क्योंकि वो उस सरकार ने बनाया, दूसरी सरकार वाले देखेंगे नहीं। तो मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सरकार आए, तो मेरी तो सरकार से डायरेक्ट अपील है, कोई भी आती है तो आप बस सबसे पहले तो ये देखिए कि पिछली वाली ने क्या कमियां छोड़ी है, उनको पूरा कर दीजिए, ताकि आप मतलब मिलके चलने की जरूरत। पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको लोगों के लिए तो एक होना पड़ेगा। आप जो काम अधूरे हैं वो वहीं से शुरू करके पूरे कर दीजिए, ताकि आप पे फेथ और बना रहे। नहीं तो आप उनके काम वहीं पे छोड़ दोगे, अपने नए शुरू कर दोगे, और अपने काम आधे में छोड़ दोगे, फिर नया वाला नए से शुरू करेगा, तो फिर अधूरे रहते हैं काम। इसलिए आपको कंटिन्यू, आपको मिलके चलना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल से इलेक्शन तक रहे, आप जीते हारे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप तो जनता के लिए ना, आपने जब अपनी जिंदगी जनता के लिए दी है, हम लोग आपको मतदान करते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी आए आपको काम पूरा करना है। आप फिर ये स्टैंप नहीं लगाते फिरेंगे, नहीं ये उस पार्टी ने किया था इसलिए ये यहीं रोक दे, ताकि उसको लेकर आप एजेंडा तैयार कर दे। ये तो आधा ही रह गया, देखो हमें दिया होता तो हम पूरा कर लेते। नहीं तो ऐसा, इसलिए मतलब जरूरी है कनेक्टिविटी। सेवा कीजिए ना। आप क्लेम करते हो ना सोशल मीडिया पे कि नहीं हम जनता के सेवक हैं, लेकिन वो सेवक सिर्फ तब तक है जब तक वोट नहीं मिल जाता है। मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं करता था वोट। मैं जो मतदान है वो आपका अधिकार है, आप अंदर जाके किसको देते हैं वो आपकी अपनी सोच है, आपको क्या लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मतलब हम पूरे हिमाचल को तो नहीं ना बदल सकते। अब मेरा जो वोट है वो रामपुर में आता है, शिमला का कुछ और मतदान है। अब सारे एमएलए मिलकर एक मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, तो क्या पता कौन सा एमएलए जीतता है, कौन सा हारता है, और कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करता है कि आप जो भी ये जहाँ जो काम आधे रहे हैं उनको आप पूरे कीजिए, जो किसी और ने आधे छोड़े आप पूरा करें, तब जाके कोऑर्डिनेशन बनेगा। आप लोगों के लिए तो पार्शियलिटी मत कीजिए ना कि नहीं अच्छा उन्होंने छोड़े नहीं। तो अब सरकार के चक्कर में लोगों का क्या है, आप पार्टीज के चक्कर में आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि आप मिलके चलिए, हम करते हैं। मुझे लगता है कि अब हम अपनी ओर से अगर एग्जांपल दो, हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमें कई बार फीडबैक मिलता है, यार भाई पिछली बार में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था, ये सिंगर आया था। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट उतना अच्छा तो हम दें जितना अच्छा उस आर्टिस्ट ने करके दिया है, और हम उतना अच्छा करते हैं या उससे बेहतर करके दे देंगे, या जो भी है कम से कम हम और खराब ना करें। तब यार पिछली बार वाला और ज्यादा अच्छा था। इसलिए द्वंद्व पैदा होते हैं कि आपको खुद को प्रूव करने के लिए वो जो चीजें खराब हुई हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो मेरी ओर से यही है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे मैं बात नहीं कर सकता ज्यादा, ना मुझे आती है, पर मैं ये जनता के बीच रह के ये महसूस करता हूँ कि हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग कमी फील करते हैं। आपका द्वंद्व पॉलिटिकल पार्टी लेवल तक ही रहे, जनता के बीच आते हुए अगर आप आओ, आप मिलिए, गले मिलिए। क्या हो गया ना इलेक्शन, क्या हो गया, आप करिए काम अपना, आपको वो करना है जो
आपका काम है तो जनता के सेवक बनिए। हम खुद जनता के सेवक हैं, हम करते हैं म्यूजिक के थ्रू और लोग नाचते हैं, अच्छी बात है ना। पॉलिटिशियंस भी नचाते हैं। हाँ, वही तो बात है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि मतदान बहुत ज्यादा जरूरी है और मतदान करना भी चाहिए। तो एसी भारद्वाज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन साइन ऑफ करने से पहले एक पहाड़ी गाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि हमने शायद हिंदी सारे कर लिए, हमने पहाड़ी गाना एक नहीं गाया है ना। तो एक पहाड़ी गाना हमारे दर्शकों के लिए, आपके फैंस के लिए। एक दो गाने जो मेरे अभी लेटेस्ट आए हैं वो गाने मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अभी डोलमा किन्नौर ये गाना आया है नया और राजीव नेगी जी का म्यूजिक था और प्रिया गौतम जी ने इसमें अभिनय किया था। बहुत सारे अच्छा ये गाना था, बहुत लोग पसंद कर रहे। टेडी लानी टोपड़ी बे पोटू पशमा डोलमा किन्नौर ये पोटू पशमा टेडी लानी टोपड़ी बे पोटू पशमा डोलमा किन्नौर ये पोटू पशमा हाँ बसी गोई दिले खाऊं तेरी कसमा डोलमा किन्नौर ये तेरी कसमा झूरिए रे ताबिन लग दनी दिल कामरे कोरिना कामरे कोरिना झूरिए रे ताबिन लग दनी दिल कामरे कोरिना कामरे कोरिना। तो ये थे हमारे साथ पहाड़ी फोक सिंगर एसी भारद्वाज जी, जिन्होंने अपील की है युवाओं से खासकर कि मतदान जरूर करें। और हम भी यही अपील करते हैं कि मतदान हर किसी का हक है, चाहे किसी को भी करें, लेकिन मतदान जरूर करें। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, शिमला।